अब आता है इसमें नेक्स्ट की जो रेट कांस्टेंट होता है, इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए तो जो के की यूनिट होती है डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, उसके लिए एक फॉर्मूला है के इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर 1 - n पर सेकेंड। कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोल पर लीटर पर और ये इसकी पावर हो जाएगा 1 - n पर सेकेंड। अब हम किसी भी ऑर्डर के लिए इसको निकाल सकते हैं। जैसे मुझे निकालना है जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए इसकी यूनिट क्या होगी, तो के इक्वल टू जीरो ऑर्डर का मतलब n इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे हम रखेंगे तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर इसकी पावर 1 - 0 पर सेकेंड। आंसर हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड। दूसरा, अगर मुझे कहा है फर्स्ट ऑर्डर के लिए बताओ, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए n इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसकी n की वैल्यू को यहाँ पे रख दो, मोल पर लीटर इसकी पावर 1 - 1 पर सेकेंड। तो 1 - 1 का मतलब जीरो, तो मोल पर लीटर पावर जीरो पर सेकेंड। अब किसी की भी पावर जीरो होती तो आंसर 1 आता है, इसका आंसर हो जाएगा पर सेकेंड। इस तरीके से जैसे जैसे ऑर्डर चेंज करेंगे वैसे वैसे ही क्या होगा, यूनिट चेंज होती जाएगी। अगर मुझे सेकंड ऑर्डर के लिए निकालना है, तो सेकंड ऑर्डर के लिए के इक्वल टू n इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मोल पर लीटर इसकी पावर 1 - 2 पर सेकेंड। 1 - 2 मीन्स -1, तो ये हो जाएगा -1 पर सेकेंड। अब -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा मोल -1 लीटर, माइनस इंटू माइनस का प्लस हो जाएगा पर सेकेंड। कई बार ये वैल्यू दी होती है और वैल्यू से आपको निकालना होता है कौन सा ऑर्डर है। अगर आपको वैल्यू दी है तो आप सिंपल क्या कर सकते हो कि लीटर से चेक कर सकते हो, जितने भी लीटर का पावर होगा उसमें +1 कर देना है, तो वही ऑर्डर माना जाएगा। जैसे यहाँ पे लीटर 1 लिखा है, तो 1 को 1 से ऐड कर दो तो पता चल जाएगा हमें ये सेकंड ऑर्डर का है। तो जितना भी है, कई बार क्या होता है ये आपको इस तरीके से दिया होता है -1/2 लीटर +1/2 और पर सेकेंड। तो ये कौन सा ऑर्डर होगा, तो हमने देखा कि पावर कौन सी हाफ है, तो हाफ में 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3/2। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 3/2 हो जाएगा। तो जो भी के की यूनिट दी होगी उसमें जो लीटर है, लीटर की जो पावर है उसमें +1 कर देंगे, वो हमारा ऑर्डर आ जाएगा। इस तरीके से हम यूनिट से ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं और ऑर्डर से यूनिट को निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें कई बार क्वेश्चन आता है के इक्वल टू मोल की पावर -3/2 लीटर 3/2 और पर सेकेंड। बोलेंगे बताओ ये कौन सा ऑर्डर है, कैसे चेक करेंगे, तो हमने देखा लीटर है जो इसकी यूनिट कितनी है 3/2, +1 कर दिया तो 5/2 यानी 2.5 इसका ऑर्डर हो जाएगा। अब इसके बाद आता है इंटीग्रेटेड मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेटेड मेथड। इंटीग्रेटेड मेथड से हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का ज़्यादा आता है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है के इक्वल टू R0 - R/T। जबकि फर्स्ट ऑर्डर में ये होता है के इक्वल टू 2.303/T log R0/R। तो ये R0 का मतलब होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, शुरू में कितना था, इनिशियल कंसंट्रेशन। और ये R है जो इसका मतलब रिमेनिंग कंसंट्रेशन, बचा कितना है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो रिमेनिंग कितना है, और T का मतलब होता है टाइम, और K का मतलब होता है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें आते हैं। अब इसके अलावा एक और आता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ यानी कितने टाइम में कोई कंसंट्रेशन हाफ रह जाती है, तो इसका फॉर्मूला इसमें आता है R0/2 के, जीरो ऑर्डर के लिए। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए आता है T12 = 0.693/K, यानी कि
फर्स्ट ऑर्डर में जो टी हाफ है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, यानी इसकी पावर जीरो हो गई क्योंकि कंसंट्रेशन हमें दिख नहीं रहा है कहीं पे भी। और जबकि फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, यानी टी हाफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है इनिशियल कंसंट्रेशन पे, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। तो अब इसके बेस पे जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसके बेस पे आएंगे, के इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, दूसरा टी हाफ इक्वल टू आर नॉट अपॉन टू के, और ये है फर्स्ट ऑर्डर के लिए के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर, और दूसरा टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो जितने भी फर्स्ट और जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए केवल यही दो फॉर्मूले, अगर जीरो ऑर्डर है तो इसके लिए यही दो फॉर्मूले जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए यही दो फॉर्मूले जिससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसके बाद आता है इसमें ग्राफ, ग्राफ के भी कई बार इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में। देख के हम कैसे पहचानेंगे कि जीरो ऑर्डर का या फर्स्ट ऑर्डर का? सबसे पहले वहां पे लिखा होगा कंसंट्रेशन ऑफ आर, और यहाँ पे टाइम दिया होगा, तो ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और यहाँ पे आपको लिखा होगा लॉग, लॉग लिख दिया उसने, ए लिख दिया, या लॉग ए नॉट अपॉन ए कर दिया, तो यहाँ पे और टी लिख दिया, तो जहाँ पे लॉग वगैरह आ गया तो आप समझ जाओगे ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। दूसरा इसमें आता है स्लोप बताओ और इंटरसेप्ट बताओ, तो यहाँ पे क्या होगा, के टी इक्वल टू आर नॉट माइनस आर हो जाता है, तो यहाँ पे आर इक्वल टू फॉर्मूला बन जाता है आर नॉट माइनस के टी। अब हमें ये फॉर्मूला हमने यहीं से निकाला है फर्स्ट ऑर्डर से, इसको कंपैरिजन करना है y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स से। तो जितने भी ग्राफ वाले क्वेश्चन है वो इसी से सॉल्व होते हैं। y का मतलब जो y एक्सेस में है, x का मतलब जो x एक्सेस में है, और ये m का मतलब होता है स्लोप। यहाँ पे स्लोप क्या होगा, माइनस की, तो जो ये स्लोप आएगा आपका, ये स्लोप है जो आपका वो आ जाएगा माइनस की। तो माइनस की वजह से ग्राफ अप ऐसे जा रहा है इनवर्सली डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। और इंटरसेप्ट क्या है इसमें, जो इंटरसेप्ट है ये वाली जो वैल्यू है आपकी, ये कितनी दी है, आर नॉट की, तो आर नॉट आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो ये ग्राफ बहुत बार पूछा हुआ है आपके पास। और इसमें कैसे करेंगे हम लोग, इसमें हम करते हैं के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। अब इन दोनों को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा लॉग ए नॉट अपॉन ए इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। इसमें जो स्लोप आएगा वो कौन सा आएगा, स्लोप है टी को छोड़ के जो भी है वो स्लोप आ जाएगा, तो ये स्लोप हो जाएगा के अपॉन 2.303। और इंटरसेप्ट यहाँ पे कुछ है नहीं इसके आसपास, तो जीरो, क्योंकि यहाँ पे प्लस में कुछ है नहीं, तो हम इसे जीरो कर लेंगे। इस तरीके से जितने भी ग्राफ वाले क्वेश्चन है उसमें हमने क्या करना है, जो ये फॉर्मूला इसमें जो वाई एक्सेस में लिखा उसे इधर ले जाओ, एक्स एक्सेस में इधर ले जाओ, इसका ग्राफ देखो, इसके आगे स्लोप और इंटरसेप्ट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर टी हाफ के बेस पे आता है जीरो ऑर्डर में और फर्स्ट ऑर्डर में, अगर टी हाफ का क्वेश्चन आता है तो टी हाफ में क्या होगा कि यहाँ पे हमें पता है टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के अपॉन टू के, तो यहाँ पे डायरेक्टली का मतलब इस तरीके से ग्राफ बनेगा, टी हाफ हमने यहाँ लिख दिया और आर नॉट यहाँ पे लिख दिया। इसमें स्लोप क्या आएगा, स्लोप हमारे पास केवल क्या बच गया यहाँ पे, ये 1/2 के, और इंटरसेप्ट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इंटरसेप्ट यहाँ पे कुछ है नहीं प्लस में, तो जीरो। जबकि फर्स्ट ऑर्डर में क्या है, टी हाफ और आर नॉट, इसमें फॉर्मूले में कहीं पे आर नॉट है ही नहीं हमारे पास। जब फॉर्मूले में है ही नहीं आर नॉट, तो ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए इसकी लाइन सीधी जाएगी। तो इससे आप पहचान लोगे अगर सीधी जा रही है इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ग्राफ वाले जो क्वेश्चन है इसमें इस तरीके से इसे सॉल्व करना है।
इसके बाद आता है आपके पास मॉलिक्यूलरिटी किसे कहते हैं। मॉलिक्यूलरिटी होती है, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो विच मस्ट कोलाइड विद ईच अदर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट के लिए होता है, प्रोडक्ट के लिए नहीं होता, जो कोलाइड करेंगे आपस में ईच अदर इन केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में। और उससे मेन क्या चीज होगी, जिससे प्रोडक्ट फॉर्म होगा, क्योंकि कोलिजन तो हजारों हो सकते हैं, तो कोलिजन मेन नहीं होता, मेन होता है जो प्रोडक्ट बनता है, कितने मॉलिक्यूल उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे मैंने लिखा 2A + B गिव्स C + D, तो इसमें इसके 2 मॉलिक्यूल हो गए, इसके 1 मॉलिक्यूल हो गए, तो 2 + 1 कितना होता है 3, तो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो हो जाएगी 3, मॉलिक्यूलरिटी 3 हो जाएगी। तो जितने मॉलिक्यूल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे या जितने मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे रिएक्शन में, वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाती है। जैसे मैंने कहा H2 + O2 गिव्स 2H2O। अब इसमें भी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, तो 2 + 1 करके 3 कर दिया। लेकिन ये एप्लीकेबल होता है अगर एलिमेंट्री रिएक्शन हो गई। तो एलिमेंट्री का मतलब होता है जो रिएक्शन केवल 1 स्टेप में होती है। जो 1 स्टेप रिएक्शन होती है वो एलिमेंट्री रिएक्शन है। द केमिकल रिएक्शन विच अकर्स इन 1 स्टेप, जो भी 1 स्टेप की रिएक्शन होगी। तो जब भी एलिमेंट्री रिएक्शन होगी तो हम लोग इसे क्या करेंगे, सम कर देंगे। जैसे मैंने लिखा H2O2 गिव्स H2O + हाफ O2, तो यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो 1 हो जाएगी। तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है, कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कोलाइड कर रहे हैं रिएक्शन में, जिससे प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जा रहा है, तो उसे कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी के टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है यूनिमॉलिक्यूलरिटी। यूनिमॉलिक्यूलरिटी, यूनिमॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है जब एक ही मॉलिक्यूल क्या करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एक ही मॉलिक्यूल क्या करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, कोलाइड करता है या डिकम्पोज करता है, पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में, तो उसे कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलरिटी। यानी इसमें M1 हो जाएगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिखा था H2 + O2 गिव्स H2O + हाफ O2, तो इसका डिकम्पोजिशन हो गया। तो यहाँ पे 1 ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है केवल, तो इसे कहेंगे यूनिमॉलिक्यूलरिटी, यानी M = 1। फिर आता है बाई मॉलिक्यूलरिटी। बाई का मतलब होता है 2, तो जब 2 मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। जब 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे या जो 2 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे, पार्टिसिपेट कह लो या कोलाइड कह लो, कोलाइड कह लो या पार्टिसिपेट कह लो, जिससे प्रोडक्ट बनेगा। जैसे मैंने कहा 2NO2 गिव्स 2NO + O2, इसमें 2 मॉलिक्यूल क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे। जब 2 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो उसे कहेंगे बाई मॉलिक्यूलरिटी, यानी इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है 2 है, वो 2 मॉलिक्यूल की वजह से 2 हो जाएगी। ऐसी ट्राई मॉलिक्यूलरिटी, ट्राई का मतलब 3, इसकी जो मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी होती है वो 3 होती है। 3 मॉलिक्यूल जब आपस में कोलाइड करेंगे एक साथ, साइमल्टेनियसली, 3 मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे साइमल्टेनियसली, एक साथ साइमल्टेनियसली कोलाइड करेंगे टू फॉर्म प्रोडक्ट, उसे कहेंगे ट्राई मॉलिक्यूलरिटी। जैसे मैंने अभी लिखा था 2NO + O2 गिव्स 2NO2, तो इसके 2 मॉलिक्यूल ये हो गए और इसका 1 मॉलिक्यूल हो गया, तो 2 + 1 3 मॉलिक्यूल, तो 3 के 3 मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं एक साथ, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 3। और मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी 3 होती है, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 3 से ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी होती नहीं है, एक साथ में 3 मॉलिक्यूल से ज़्यादा कोलाइड नहीं कर सकते, इसीलिए मैक्सिमम 3 होती है। 3 से ज़्यादा क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी होती है कोलाइड करने की
प्रोबेबिलिटी है जो कोलाइड करने की, 3 मॉलिक्यूल से ज़्यादा नहीं होती है। मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड कर सकते हैं। 3 से ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 हो जाती है। अगर 4 मॉलिक्यूल हैं और 4 मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड करेंगे एक ही टाइम पे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 0 हो जाती है। इसीलिए मॉलिक्युलरिटी कभी भी 4 या 5 6 नहीं हो सकती है, मैक्सिमम 3 होती है। क्यों होती है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी कोलाइड करने की 0 होती है 4 मॉलिक्यूल को एक साथ, इसीलिए ना ये 0 होता है और ना ये 3 से ज़्यादा होता है। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं जब जो रिएक्शन होती है वो मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट होती है। मोर देन वन स्टेप, एक से ज़्यादा स्टेप हो गए या जिसमें सेवरल स्टेप आ जाते हैं, उस रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी वैलिड नहीं होती है, मॉलिक्युलरिटी वैलिड नहीं होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, केवल यहाँ पे 1 के लिए होती है। इसे पहचानने का तरीका क्या है? पहचानने का तरीका जैसे मैंने लिखा 2A + 3B गिव्स C + 4D। तो यहाँ पे अगर हमें दिखने से क्या लग रहा है, दिखने से लग रहा है कि इसके 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके 2, 3 + 2 5, और अभी हमने कहा था कि मैक्सिमम 3 हो सकती है, तो 5 होना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये वाली रिएक्शन है जो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन सी होती है? जिसमें ज़्यादा स्टेप होते हैं, इसका मतलब ये एक साथ रिएक्शन नहीं होगी, इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स आते चले जाएंगे। तो ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसके बाद आता है इसमें मेन थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी किसे कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्टेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है टू टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, टू टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो आपका क्या हो गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई। जैसे हम कहते हैं कि पास होने के लिए मैक्सिमम मिनिमम 35 मार्क्स चाहिए तभी हम पास हो सकते हैं, तो इस मार्क्स को हम कह देंगे थ्रेशोल्ड मार्क्स। अगर इससे कम आएंगे तो पास नहीं हो सकते। ऐसे यहाँ पे जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन में अगर इससे कम एनर्जी जिसके पास होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी होगी, तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, या अगर पार्टिसिपेट करेगा भी तो उससे प्रोडक्ट नहीं बन सकता। तो मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए ही चाहिए, इससे ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए, इससे कम एनर्जी नहीं होनी चाहिए। तो उस मिनिमम एनर्जी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये डिफरेंट मॉलिक्यूल के लिए डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि हर एक की कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो सबके लिए फिक्स नहीं होती है। डिफरेंट मॉलिक्यूल होगा तो उसके लिए डिफरेंट थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। इसके बाद इसमें आता है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बहुत ज़्यादा, इसे दिखाते हैं ई ए से। तो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज करो किसी भी मॉलिक्यूल है, उसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए यानी उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी 500 है, लेकिन अभी जो मॉलिक्यूल की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल सपोज करो 200 है, तो अब उससे और कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड है, एक्सेस एनर्जी कितनी चाहिए, या कितनी एडिशनल एनर्जी और चाहिए उसको, एडिशनल एनर्जी जिससे वो किसके इक्वल हो जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए, जिससे वो हो जाएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए, और ताकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ले। तो अब और कितनी एनर्जी उसे चाहिए, उस एनर्जी को हम कहते हैं यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ई ए। जैसे यहाँ पे 200 जो है वो किसकी एनर्जी है, मॉलिक्यूल की, 500 उसे चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, जितनी थ्रेशोल्ड एनर्जी है माइनस एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये हो जाएगा आपका 500 माइनस 200, यानी 300 जूल एनर्जी उसको अभी चाहिए जिससे वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। इससे तो इस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, यानी उसे एक्टिवेट करने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी।
अब एक्टिवेशन एनर्जी के बाद आता है आर्हेनियस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्हेनियस का भी। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस ने दिया था कि रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। इसके लिए जो रिएक्शन दिया था वो आर्हेनियस ने दिया था। तो इसने जो रिएक्शन दिया था उसका नाम वो है के इक्वल टू ए। इसने कहा था कि जो रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के, जिसकी ये ई माइनस ई अपॉन आर टी क्या है, ये है आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होता है, जिसकी एनर्जी, जिसकी एनर्जी कम से कम एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल होती है या इससे ज़्यादा होती है, इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी और मोर, कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम होगा तो उसका हमारे पास कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता। रिएक्शन में पार्टिसिपेट तब करेगा जब उसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे भी कांस्टेंट आता है। यहाँ पे ए है जो, ये आर्हेनियस ने दिया था, इसीलिए इसे कहते हैं आर्हेनियस कांस्टेंट, कांस्टेंट या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और इसमें ई ए है आपका एक्टिवेशन एनर्जी, ई है एक्टिवेशन एनर्जी, आर आता है गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, आर है गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल। और टी होता है यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और के है यहाँ पे रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला इसका 1। अब इससे फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लॉग लेते हैं इसका, ln लेते हैं पहले। तो टेकिंग ln, ln लेने के बाद हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो आता है ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ पे जो ln e है इसकी वैल्यू 1 होती है। क्यों? क्योंकि ln का मतलब होता है लॉग का बेस e, और जब दोनों सेम वैल्यू होती है तो उसका आंसर 1 हो जाता है, तो इसीलिए इसका आंसर 1 हो गया। तो ये दूसरा फॉर्मूला है जिसके बेस पर हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपके पास ग्राफ आएगा, यहाँ पे ln k है और यहाँ पे है 1 अपॉन टी। इसके बीच में जो ग्राफ है वो क्या होगा, ये माइनस साइन की वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। इसका स्लोप क्या होगा, तो इससे हम कंपैरिजन करते हैं y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स से। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, इसको छोड़ के 1 अपॉन टी को छोड़ के माइनस ई ए अपॉन आर, और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा जो यहाँ पे इसकी पहली वैल्यू है, यानी ln a। इस तरीके से हम ग्राफ किसी का भी बनाएंगे तो हमें एक इक्वेशन की हेल्प चाहिए होगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। इसके बाद जो ln है उससे भी क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है हमारे पास, तो हम इसे लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा लॉग a इक्वल टू लॉग के माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, क्योंकि ln इक्वल टू 2.303 लॉग होता है, उसको चेंज कर देंगे। तो ये तीसरा फॉर्मूला जिससे हमारे सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, अगर एक ही टेम्परेचर गिवन होगा तो। और अगर डिफरेंट टेम्परेचर गिवन है हमारे पास, डिफरेंट टेम्परेचर गिवन है, तो अगर टेम्परेचर T1 है और ये रेट कांस्टेंट K1, टेम्परेचर T2 है और रेट कांस्टेंट K2, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है लॉग K2 अपॉन K1 इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो ये वाला फॉर्मूला है। 3 और 4 फॉर्मूले, जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जनरली वो सारे इन दोनों फॉर्मूले से ही सॉल्व होते हैं। ठीक है, K1 K2 ये हो गया टेम्परेचर का, और ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, आर आता है यहाँ पे 8.314 फिक्स है इसकी वैल्यू। और ज़्यादातर इसमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए आएगा, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। तो ई ए यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है। तो इस पे जितने भी अभी आरएनएस के क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उसमें 4 फॉर्मूले मेन है, 2 फॉर्मूले जिससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो ये 2 फॉर्मूले इसको याद करना आप।
ठीक है, तो ये आपका आरएनएस जो है वो भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यस सर। इसी में कोलिजन थ्योरी भी देख लेते हैं। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है? कोलिजन थ्योरी स्टार्टिंग में आनी चाहिए थी वैसे। कोलिजन थ्योरी कहती है कि केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट पॉइंट इसका यही है कि जब केमिकल रिएक्शन कब होगा? केमिकल रिएक्शन तभी होगी जब मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे? कोलाइड करते हैं। जब तक मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड नहीं करेंगे तब तक केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकती। केमिकल रिएक्शन तभी होगी जब मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं। लेकिन ये नहीं है कि जितने मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे सबसे प्रोडक्ट बन जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जितने कोलिजन हो रहे हैं सारे के सारे प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कौन से मॉलिक्यूल करेंगे उसके लिए उसने कहा कि जो कोलिजन होना चाहिए वो इफेक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या थी? उसे कहते हैं एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर का मतलब होता है कि जो मॉलिक्यूल होता है उसके पास कम से कम थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए, मस्ट है। अगर उसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है तो फिर वो कितना भी कोलाइड कर ले उससे कोई फायदा नहीं होने का। जिसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है या इससे ज़्यादा है वही क्या कर सकती है? प्रोडक्ट बनाएगी, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं बनेगा। कोलिजन आप कितना भी कर लो लेकिन प्रोडक्ट तब तक नहीं बनेगा जब तक उसके पास क्या नहीं है? थ्रेशोल्ड एनर्जी कम से कम होनी चाहिए या उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी हो भी गई तो ओरिएंटेशन फैक्टर यहाँ पे काम करता है। ओरिएंटेशन फैक्टर होता है कि प्रॉपर वे में कोलाइड करना, प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर मैनर में कोलाइड होना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर मैनर कैसे करेंगे? प्रॉपर मैनर ये हुआ कि जैसे हमने किया, ऑक्सीजन है और ये नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन है और इधर ऑक्सीजन है, और ये भी वही है, नाइट्रोजन है और इधर ऑक्सीजन। तो अगर इन दोनों ने कोलाइड कर दिया तो ये फिर प्रोडक्ट बनाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, तो ये प्रोडक्ट बन गया आपका। एक्टिवेशन एनर्जी है और डायरेक्शन सही है दोनों का तो प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर ये किसी भी तरीके से कोलाइड करते हैं, ये अगर ऑक्सीजन से कोलाइड करेगा तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, चाहे इनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी भी है लेकिन इनका डायरेक्शन सही नहीं है कोलाइड करने का, तो इसमें कोई भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, वैसे रिएक्शन होती है N2 प्लस N2 गिव्स N2O4। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन और एनर्जी दो चीज होनी चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए कोलिजन, तभी जाके प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इसकी दो कंडीशन थी। आ, इसके बाद एक और पॉइंट आता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। ऐसे यहाँ पे कोलिजन का मतलब नंबर ऑफ कोलिजन टेक प्लेस, नंबर ऑफ कोलिजन टेक प्लेस पर सेकेंड, पर सेकेंड, पर यूनिट वॉल्यूम। जब यूनिट वॉल्यूम भी ले लिया हमने, एक यूनिट वॉल्यूम ले लिया और 1 सेकेंड में, और यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे हैं उसे कहते हैं हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसको दिखाते हैं जेड से। जो है आपका जेड क्या हो गया आपका? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ कोलिजन टेक प्लेस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम। 1 सेकंड में और 1 यूनिट वॉल्यूम में कितने कोलिजन हो रहे हैं, वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी हो गई। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है रेट ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पे रेट कांस्टेंट आरएनएस के लिए और इसके लिए सेम होते हैं। ये कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के। जो आरएनएस ने कहा था वही यहाँ से इसने उठाया। जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जिसके पास एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए उससे ज़्यादा होना चाहिए, वही रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेगा। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटाते तो कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट जेड आ जाएगा, जेड ई ए अपॉन आर टी। अब क्या हुआ कि यहाँ तक रिएक्शन खत्म हो गई थी जैसे आरएनएस ने किया, लेकिन ये कई बार
ये यहाँ पे फिट नहीं बैठा। तो उन्होंने देखा कौन सी चीज़ मिसिंग करी है, तो जो मिसिंग करी थी वो कौन सी थी, ओरिएंटेशन फैक्टर। तो ओरिएंटेशन के लिए यहाँ पे पी से उसको दिखाया गया, तो उसको थोड़ा चेंज किया गया, मॉडिफाई करके पी वर्ड यहाँ पे लाया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा तो भी वो रेट ऑफ रिएक्शन के या रेट कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो सकता। तो इससे कहते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर के लिए यूज किया गया था पी को। तो यह प्रोबेबिलिटी फैक्टर कहते हैं, ओरिएंटेशन को यहाँ पे कह देते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर। इस तरीके से कोलिजन थ्योरी भी आपकी खत्म हो जाती है। कोलिजन थ्योरी आपकी मेन आपके पहले के 2-3 पॉइंट हैं जो एग्जाम में लिखने हैं आपको। तो कोलिजन थ्योरी के बाद आता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट किसे कहते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है कि अगर वो कहता है कि आपने जो रेशियो है किसका, रेट कांस्टेंट का रेशियो, जब टेम्परेचर कितने से डिफर हो जाएगा, डिफर बाय 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री से अगर हम डिफरेंट करते हैं तो जो रेट कांस्टेंट का रेशियो होता है उसी को हम टेम्परेचर कोफिशिएंट कह देते हैं। सपोज ये K1 है, K जनरली हम लेते हैं 25 और दूसरा लेते हैं हम 35। तो जो 35 है और जो K 25 है, इन दोनों का रेशियो, इसे कहेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट। उन्होंने देखा कि इतने में जनरली जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाता है। जैसे हमने टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस डिफर किया तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल से लेके ट्रिपल तक हो सकता है, 2 to 3। तो इसलिए जो TC की वैल्यू है 2 से 3 तक हो जाती है। तो ज़्यादातर हम 2 ही लेते हैं, यानी डबल हो जाती है। जैसे हमने टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाया वैसे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, उसे कहते हैं TC2। अगर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया तो 2, रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल हो गया तो टेम्परेचर कोफिशिएंट 3। ज़्यादातर हम क्वेश्चन में 2 ही लेते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या आता है? फॉर्मूला होता है R इक्वल टू ये R इक्वल टू के और यहाँ पे डेल टी 1/10। कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितने टाइम्स बढ़ेगा, तो वो कितने टाइम्स होता है, ये डेल T/10 आ जाता है। जैसे मैंने कहा कि पहले टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था और बाद में 80 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ, इसको R कर सकते हैं। तो हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू टेम्परेचर हमने कितना बढ़ाया, टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया 80 और ये 10 डिवाइडेड बाई 10। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स बढ़ गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स बढ़ेगा, R सॉरी इसको 2 लिखेंगे यहाँ पे, 2 की पावर, यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 70/10, यानी 2 की पावर 7। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट को हमने 2 ले लिया तब, तो 2 की पावर 7 हो जाएगा। 2 इंटू 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64 और 64 2 जा 128 टाइम्स बढ़ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके पास। अगर टेम्परेचर पहले 20 डिग्री सेल्सियस था और बाद में हो गया 60 डिग्री सेल्सियस, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 2 की पावर माइनस डेल T/10 हो जाएगा 2 की पावर 60 माइनस 20/10, यानी 2 की पावर 4। 4 का मतलब 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो रेट ऑफ रिएक्शन 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो ये रेट कोफिशिएंट का क्वेश्चन आता है आपके पास। ठीक है, तो ये भी आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट भी खत्म हो जाता है। अब हम करते हैं एक बार एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक के लिए ग्राफ। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के लिए। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जिसमें हीट रिलीज होगी, और एंडोथर्मिक का मतलब होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। जो हीट एब्जॉर्ब होगी तो एंडोथर्मिक, और हीट रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक। इसके लिए ग्राफ कैसे बनता है, यहाँ पे आपने लिख दिया रिएक्शन प्रोसीड, रिएक्शन चलती चली जा रही है, और ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी ऑफ
अब इन दोनों के केस में क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड हो रही है और आपका पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पे हीट रिलीज होती है, तो हीट रिलीज का मतलब पहले एनर्जी ज्यादा थी, बाद में एनर्जी कम हो गई। तो इस तरीके से दिखाएंगे। और हीट एब्जॉर्ब का मतलब क्या हुआ, एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब का मतलब पहले एनर्जी कम थी, बाद में एनर्जी ज्यादा हो गई। इस तरीके से दोनों का ग्राफ बनता है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है इसे कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे इसको कहेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो हर एक को इसमें जाना होता है। जब तक आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनाओगे तब तक प्रोडक्ट नहीं बन सकता। इसीलिए चाहे एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो, पहले उनको हीट देनी पड़ेगी। यहाँ पे हीट चाहिए, रिलीज कर रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको हीट देनी पड़ेगी, तभी ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं हो सकती। इसे कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना। जब ये कॉम्प्लेक्स को टच करेगा तब यहाँ पे दोनों प्रोबेबिलिटी, अगर ये आगे बढ़ गया तो प्रोडक्ट बनेगा, पीछे हो गया तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसमें ये वाली जो वैल्यू है आपकी, ये है रिएक्टेंट की एनर्जी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच की जो एनर्जी होती है इसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। ऐसे इन दोनों के बीच का जो गैप होता है इसे कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड के लिए। कितनी एनर्जी हमें चाहिए अभी, वो आपका एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा। ठीक है। तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, ये आपकी प्रोडक्ट की एनर्जी हो गई। तो यहाँ पे क्या होता है, जो रिएक्टेंट की एनर्जी है, एनर्जी रिएक्टेंट की वो ज़्यादा होगी प्रोडक्ट की एनर्जी से। जबकि एंडोथर्मिक में क्या होता है, जो एनर्जी प्रोडक्ट की है वो ज़्यादा होनी चाहिए एक्टिवेशन रिएक्टेंट से, तभी उसने हीट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया हुआ। ठीक है। और यहाँ पे हीट निकलेगी और यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी। इस तरीके से ग्राफ बनता है। तो ग्राफ आ गया आपके पास, किसकी एनर्जी ज़्यादा किसकी कम है। एक्टिवेशन एनर्जी को हम कैसे निकालेंगे, दोनों के केस में आप निकाल सकते हो। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं डेल एच, कितनी हीट निकली या कितनी एब्जॉर्ब हुई। तो इन दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है इसको हम यहाँ पे कहते हैं डेल एच से, जिसमें एनर्जी निकली और जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। ठीक है। तो ये आपका लगभग लगभग 90% कोर्स आपका ये खत्म हो गया। एक आध हेडिंग है और बची हुई, बाकी लगभग सारे खत्म हो चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, कोई ऐसा जो आपको नहीं आया हो अभी तक का समझ में? नो सर, आ गया समझ में। तो अब आपको ये पढ़ना है एक बार, फिर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे इसके सारे करने एक बार। ठीक है। ओके सर। ठीक है फिर, है ना आज के लिए। ओके सर। ओके, थैंक यू सर।